Hello friends, let us see today's newspaper, that is 26th of November 2016. First article, it is related to लोकपाल और लोकपाल की नियुक्ति। ये कौन करता है? ये 5 मेंबर एक कमेटी 2013 का एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। इस एक्ट के तहत ये दिया गया है कि एक 5 मेंबर कमेटी जिसके मेंबर्स कौन कौन होंगे? पीएम, एलओपी मीन्स की लीडर ऑफ अपोजिशन, नेक्स्ट सीजेआई और एक एमिनेंट पर्सन, एमिनेंट ज्यूरिस्ट और स्पीकर। लोकसभा स्पीकर, ये 5 लोग इनकी कमेटी बनेगी। वो कमेटी चूज करेगी लोकपाल को। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 में ये जो बात थी उसकी वजह से अभी तक लोकपाल नहीं चूज किया गया है। 3 इयर्स निकल चुके हैं। उसका रीजन क्या है कि लीडर ऑफ अपोजिशन ये उसमें नहीं है। लोकसभा में 55 सीट्स चाहिए इसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए। तो ये होता है 10% ऑफ टोटल सीट्स। जीवी मावलंकर ने जो लोकसभा की रूल्स हैं, डायरेक्शंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द लोकसभा, ये रूल्स जो हैं इनमें ये चीज थी कि 10% सीट्स इसकी होनी चाहिए। तो वो सामने वाली जो पार्टी है, बड़ी पार्टी, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। दूसरी तरफ 1977 के ये लॉ है, ये सैलरी से रिलेटेड है कि लीडर ऑफ अपोजिशन की सैलरी क्या होगी। तो ऑफिस होल्डर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन का, उसकी सैलरी क्या होगी। तो इस लॉ में क्या है, इसमें है कि अपोजिशन लीडर जो है ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाला जो भी पार्टी है सामने वाली, तो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ चाहे वो जितनी भी हो, वो प्लस साथ में कि स्पीकर लोकसभा का इसको रिकॉग्नाइज करे। तो ये 2 कंडीशंस हैं। अब ये जो है, ये रूल्स में जो है जीवी मावलंकर ने जो कहा है, एक बस प्रेसिडेंट एक बन गया है, वो चला आ रहा है। और इधर 1977 का जो लॉ है उसमें भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि लोकसभा का स्पीकर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना सके। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल में जो दिया है वो दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपने अभी तक क्यों नहीं लोकपाल बनाया है। 3 साल इसको हो गए हैं। और एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने कहा है कि अमेंडमेंट के लिए इन्होंने रोका हुआ है, एक छोटे से माइनर अमेंडमेंट के लिए, कि इसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है कोई नहीं है अभी प्रेजेंटली। ये 10% की कंडीशन देखी जाए तो उसके लिए लीडर ऑफ अपोजिशन का या तो एक अमेंड करके उसमें कंडीशंस चेंज की जाएं, या फिर लोकपाल एक्ट में अमेंडमेंट करके और ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाला जो लीडर है उसको लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे लेके, या फिर यहाँ पे ही नाम चेंज करके कि जो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वाली पार्टी है उसके लीडर को लिया जाएगा। इसमें एलओपी की जगह यहाँ ये चेंज कर दिया जाए। तो इस अमेंडमेंट के चक्कर में ये अभी तक अटका पड़ा है और अभी तक लोकपाल नहीं बनाया गया है। तो यहाँ जो पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई गई थी, इसका कहना है कि सीवीसी और सीआईसी, इनको जैसे चूज किया जाता है वैसे ही यहाँ पे भी एलओपी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ वाली जो पार्टी है उसको लेके लोकपाल को नियुक्त किया जा सकता है। और इससे कि मतलब कि बहुत ज्यादा वेट ना करना पड़े जिससे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि या तो आप लेजिस्लेचर बनाइए या फिर आप ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू इसको लोकपाल को नियुक्त कीजिए। बहुत ज्यादा इस पोस्ट पे बहुत ज्यादा खाली रखना इसको, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द डेमोक्रेसी, जहाँ की काफी प्रॉब्लम्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोस्ट है। तो वहां पे आपको नियुक्त करना जरूरी है। तो आप जो भी करना चाहें, जिस भी तरीके से, जिस भी रूट से जाना चाहें, जाइए और इसको फटाफट से इस पोस्ट को फिलअप कीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये साउथ कोरिया की प्रेसिडेंट हैं पार्क गोइन हे, इनसे रिलेटेड आर्टिकल है। इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट वहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी एक साथी हैं
मिस चोई, इन पे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने पैसे लिए हैं और एलिगेटली एक्सटॉर्टेड $69 मिलियन, मीन टू से कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो हैं उनसे $69 मिलियन इन्होंने लिए हैं। करप्शन के चार्जेस टाइप्स हैं ये। तो उसके बाद इनकी गवर्नमेंट पे लोगों ने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया है कि आप इस्तीफा दें, आपकी गवर्नमेंट को हटाएं। दूसरी साइड अपोजिशन में जो पार्टीज हैं वो भी ट्राई कर रही हैं कि इम्पीचमेंट किया जाए प्रेसिडेंट का। 1987 में इन्होंने यहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी साउथ कोरिया में। काफी कोशिशों के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी आई है और अब ये कंडीशन है कि इनका इम्पीचमेंट की कोशिश की जा रही है। तो ये हमारे बहुत ज्यादा काम का ऐसे आर्टिकल नहीं है कि डायरेक्ट कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है कभी भी यूपीएससी, लेकिन फिर भी द थिंग इज दिस कि करप्शन ये एक बड़ा इश्यू बन चुका है हर तरफ। दूसरा कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होनी चाहिए, वो लगभग सभी कंट्रीज में कहीं ना कहीं उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये डिक्लाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड एक प्रॉब्लम का जो सिंबल एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हम फ्यूचर में हमें दिख रहा है कि कुछ तो चेंजेज हो रहे हैं धीरे धीरे लोगों की मेंटेलिटी में, लोगों की वैल्यूज में। तो वो जो सारे चेंजेज हो रहे हैं तो उस वर्ल्ड किस तरफ लीड कर रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बस एक फोटर पॉइंट की तरह यूज में लिया जा सकता है कहीं आए तो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल हमारे डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर के सोचने से रिलेटेड है कि वो क्या सोचते हैं, वो लोगों को सुनाई भी आता है वो टाइप है। तो 2016 में 10 नवंबर को एक किसी बुक लॉन्च के टाइम पे उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ठीक है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है, बट वी आर ए रेस्पॉन्सिबल कंट्री एंड वाई शुड आई बाइंड माई सेल्फ, इस चीज के लिए हम अपने आप को बाइंड क्यों करें। और ही सेड दैट कि आई शुड से कि आई एम अ रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, कि ठीक है हम न्यूक्लियर पावर हैं और रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन आई विल नॉट यूज इट इरेस्पॉन्सिबली, ये कहें हम, बजाय कि हम ये डॉक्ट्राइन रखने के कि नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्राइन हम रखेंगे। तो ये एक डिबेट फिर से चालू हो गई है इस चीज पे। तो अब इसमें क्या क्या और किस तरीके से हुआ है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। कि 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो जो था उसमें इन्होंने ये लिखा था कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है इंडिया का उसको हम रिवाइज करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे और अपडेट करेंगे, इस टाइप की चीजें थी। लेकिन उसके बाद हमारे पीएम मोदी जी ने मना कर दिया था अगस्त 2014 में कि नहीं ठीक है, इस पे कोई डिबेट नहीं होगी और नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो हमारी है वही चलती रहेगी। अब इसका हम बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो 1945 में दो अटैक्स हुए, न्यूक्लियर अटैक्स, हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे। तो वो अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि पूरे पूरे शहर नष्ट हो गए। तो उसके बाद से सभी कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज में लेना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया और न्यूक्लियर वेपन्स एज अ जस्ट डिटरेंस का वो हो गए प्रतीक, की डिटरेंस क्रिएट करने के लिए। न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं और दे शुड नॉट बी यूज्ड लाइक कन्वेंशनल वेपन, जो कि डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे वॉर्स में भी यूज में लिए जाते हैं या फिर छोटी मोटी झड़प जहां भी होती है वहां भी कन्वेंशनल वेपन्स यूज में लिए जाते हैं। तो वी हाउ वी थिंक कि इनको किस तरीके से हम देखें न्यूक्लियर वेपन्स को, या तो हम देखें कि कन्वेंशनल वेपन्स की तरह ही ये देखें कि ये भी एक नॉर्मल वेपन्स हैं बस कि डिस्ट्रक्शन ज्यादा करते हैं ये, या फिर हम देखें इस तरीके से कि ये क्वालिटेटिवली डिफरेंट है कन्वेंशनल वेपन्स से और ये सिर्फ डिटरेंस क्रिएट करने के लिए है, यूज में लेने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से दोनों तरीके से देखा जा सकता है। फर्स्ट तरीके से जब यदि हम सोचने लग जाएं कि कन्वेंशनल वेपन्स के जैसे ही हैं तो फिर इनका यूज भी ज्यादा बढ़ जाएगा, लोग इसे यूज में लेने लग जाएंगे। छोटे वेपन्स बना के भले यूज लें या जैसे भी यूज में लें, तो उस तरीके से ना सोचते हुए इसे सिर्फ डिटरेंस की तरह देखें और वो भी धीरे धीरे इसको फेज आउट करें, खत्म करें। एनपीटी सीटीबीटी हमने दो ट्रीटीज हैं उनको फॉलो करें हम, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो निरस्त्रीकरण की बार बार बात होती है और एक यूएसए और रशिया का एग्रीमेंट भी है, प्लस बाकी जो न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं वो भी यही कहती हैं कि फर्स्ट तो बाकी जो कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनको वेपन बनाए ना,
दूसरा जिन्होंने बना लिया वो धीरे धीरे करके खत्म कर दें उनको। तो इस तरीके की चीजें ऑल ओवर द वर्ल्ड चलती हैं। तो न्यूक्लियर पॉलिसीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की क्या हैं और किस तरीके डॉक्ट्राइन्स लोगों ने बना रखे हैं। तो इंडिया का इन्होंने फिर दिया है कि इंडिया की क्या पॉलिसी है। बाकी कंट्रीज का जैसे अभी हमने बात किया कि न्यूक्लियर कंट्रीज क्या चाहती हैं, अदर नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज क्या चाहती हैं। नॉन न्यूक्लियर तो चाहती हैं कि खत्म ही हो जाए, न्यूक्लियर कंट्रीज चाहती हैं कि बाकी कंट्रीज ना बनाए और हम इनको खत्म करें तो बहुत धीरे धीरे करें। और वो मोरल ग्राउंड पे कहती हैं हम खत्म करें, लेकिन खत्म रियलिटी में कोई भी करना नहीं चाहता है। सो इंडिया का है 2003 में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमारा बना है। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैबिनेट कमेटी थी, उसने हमारे डॉक्ट्राइन में फर्स्ट चीज तो ये कि मिनिमम डिटरेंस बनाना और उसको मेंटेन करना कि हम न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं, न्यूक्लियर स्टेट हैं और वी हैव डिटरेंस कि कोई हम पे अटैक करता है तो हम उसको रोक सकते हैं या फिर उसको भी इक्वली नुकसान पहुंचा सकते हैं यदि कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक करेगा तो। सेकंड इसके पॉइंट्स हैं हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के, ये नोट करके रख लें और याद कर लें। इनफैक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आर्टिकल्स कई बार आए बार बार पलट पलट के, तो पूछा जा सकता है, इसलिए 4-5 पॉइंट जो भी हैं तो बिल्कुल रट्टा मार लें। फर्स्ट हो गया कि मिनिमम डिटरेंस क्रिएट करना हमारा उद्देश्य है। सेकंड कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का, ये साफ साफ हमारी पॉलिसी में लिखा हुआ है। थर्ड इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि हम पे कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो हम रिटेलिएशन हमारा इतना मैसिव होगा कि हम बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट कर पाए, बहुत ज्यादा डैमेज कर देंगे सामने वाली कंट्री को। इस टाइप का हम स्ट्राइक करेंगे दूसरी कंट्री पे यदि कोई हम पे न्यूक्लियर अटैक फर्स्ट करता है तो। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें कि कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री जो है उस पे हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये नो फर्स्ट यूज ही हो गया एक तरीके से, क्योंकि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है वो न्यूक्लियर अटैक भी नहीं करेगा, ये मान के चला जाता है, क्योंकि जब वेपन्स नहीं है तो अटैक कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। और यदि कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री है और कहीं से वेपन आ जाते हैं वो अटैक कर भी देता है तो फिर हमारा ये सी पॉइंट जो है कि मैसिव अटैक करेंगे हम यदि कोई हम पे फर्स्ट यूज करता है तो उसके थ्रू काम चल जाएगा। अब इसमें एक फिफ्थ पॉइंट और है, वो पॉइंट ये है कि कोई कंट्री हमारी कंट्री पे, हमारी आर्म फोर्सेज पे बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन्स का मैसिव अटैक किया जाता है तो वी कैन रिटेलिएट थ्रू न्यूक्लियर वेपन्स। हम उस केस में भी इसको यूज में ले सकते हैं, भले ही हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो हम उसको जो मैसिव बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का यूज है उससे अटैक किया गया उसको भी उसी तरीके से देखेंगे कि हम पे न्यूक्लियर अटैक हुआ है। अब नाउ नेक्स्ट चीज इसमें क्या दी है कि 1998 में हमने पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं और उसके बाद खुद को न्यूक्लियर वेपन स्टेट कंट्री घोषित कर दिया। हालांकि वर्ल्ड वाइड पहचाना 5 ही कंट्रीज को जाता है कि ये न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, बाकी कंट्रीज को नहीं रिकॉग्नाइज किया गया है, जबकि इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इनके बारे में कहा जाता है कि है इनके पास। तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे और उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए और अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने स्टेटमेंट में कहा ये सब चीजें जो कि बाद में अभी हमने पॉलिसी में देखी कि हमारा न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। तो इसी टाइप की चीजें उन्होंने उस टाइम पे बोली थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज में नहीं लेंगे, हम इनको वेपन मतलब युद्ध के वेपन्स की तरह नहीं देखते हम इनको, और इनका रोल न्यूक्लियर थ्रेट्स को जो भी हमें है हमारी कंट्री के लिए उनको रोकने से रिलेटेड बस इनका रोल है। और हम इनकी रेस में नहीं पड़ेंगे, इनके आर्म्स की रेस जो है कि हम इनका जखीरा बढ़ाते रहें, तो उस आर्म रेस में भी हम नहीं पड़ेंगे। ना ही हम फर्स्ट यूज लेंगे, ना ही इनको वॉर के वेपन्स की तरह देखेंगे। तो इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो उन्हीं बातों पे बेस्ड उन्हीं के इक्वलेंट सी एक पॉलिसी हमारी बनी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, जो कि और उसके बाद फिर जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड था तो उस पे भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्रा उस टाइम पे थे और उस टाइम पे जो रिलीज हुई थी एडवाइजर बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड ने जो रिपोर्ट रिलीज की थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट, उसमें भी यही सारी बातें थी। अगस्त 1999 में आई थी ये रिपोर्ट। उसके बाद 2003 में हमारा ये पॉलिसी आई गई है। फिर 2003 में पॉलिसी आने के बाद 2008 में फिर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी थे, इन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में एंट्री लेने के लिए
अपनी इस पॉलिसी को फिर से रीइटरेट किया कि हम ऐसी कंट्री हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फुली। एनएसजी में मेंबरशिप के लिए हम किस तरीके से एलिजिबल हैं वो दिखाने के लिए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री, हमारा कोई न्यूक्लियर वेपन्स का या न्यूक्लियर रिलेटेड चीज़ों का कोई खराब इतिहास नहीं रहा है। दूसरा, हमारी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो वो सारी चीज़ें दिखा के इन्होंने कोशिश की थी कि इंडिया को एनपीटी और सीटीबीटी का सिग्नेटरी ना होते हुए भी एनएसजी की मेंबरशिप मिले। फिर नेक्स्ट इन्होंने वही सारी बातें की है कि 2014 में इनके मैनिफेस्टो में था बीजेपी के में, फिर पीएम ने जो कहा और अभी मनोहर पर्रिकर ने जो जो बातें की थी उन सब से रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं। तो फिर उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री ने कहा कि उनके पर्सनल व्यूज थे, तो इनको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ना माना जाए और हम रिस्पॉन्सिबल पावर है और हम इस डिबेट में ना पड़े तो बेटर है कि फर्स्ट यूज पॉलिसी को चेंज करना नहीं करना, इस डिबेट में ही ना पड़े तो बेटर है। तो नेक्स्ट आगे हम ये देखते हैं कि डिबेट है क्या नो फर्स्ट यूज वाली। उसमें फर्स्ट थिंग तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन शो क्या क्या करता है। सो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन शोज कि आपका न्यूक्लियर पोस्चर क्या है किसी कंट्री का। नेक्स्ट कि इससे गाइडेंस मिलता है, इट गाइड्स, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन गाइड्स कि कहाँ डिप्लॉयमेंट करना है हथियारों का, टारगेट क्या है आपके, किस चीज़ को टारगेट करना है, किस किस कंट्रीज को टारगेट करना है, वो सब चीज़ें इससे मिलती है। दूसरा कि एक कमांड और कंट्रोल की एक चेन बनती है कि फाइनली किसके हाथ में कमांड है, जैसे कि इंडिया में कमांड और कंट्रोल दोनों फाइनली सिविलियन अथॉरिटीज के हाथ में है, न कि मिलिट्री अथॉरिटीज के। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ये भी प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट की यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो तभी होगा जबकि डिटरेंस फेल हो जाए। तो ये चीज भी शो करता है कि डिटरेंस के लिए बने हैं फाइन, लेकिन डिटरेंस जब फेल हो जाए, कोई अटैक कर दे, तो न्यूक्लियर वेपन्स का हम यूज में लेंगे। तो ये सब चीजें न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन शो करता है, उसमें लिखे होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बातें की कि इंडिया न्यूक्लियर ट्राइड है नहीं है, दोनों टाइप की कंडीशन है इसमें कि हम घोषणा कर चुके हैं कि न्यूक्लियर ट्राइड है, लेकिन अभी भी ये फुल प्रूफ नहीं है और सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस का है इन्होंने इसको यहाँ इसमें। अभी कुछ दिन पहले हमने समुद्र में भी, आई मीन टू से कि सबमरीन के थ्रू भी ये टेस्ट किया था, तो हमने घोषित कर दिया था कि अब न्यूक्लियर ट्राइड है हम, लेकिन फिर भी ये वर्क इन प्रोग्रेस ही है क्योंकि एकदम परफेक्ट हो चीजें और ये फेल ना करें इस टाइप की कंडीशन हमारी है नहीं अभी, तो इसलिए इन्होंने वर्क इन प्रोग्रेस कहा है इसको। और हमें अभी लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं उनमें इसको डिप्लॉय करना और वो तैयार करना, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो इंडिया का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है उसके साथ साथ जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनकी हम देखें, क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी है किसके लिए, न्यूक्लियर वेपन्स किसके लिए, वो हम साफ साफ जानते हैं कि इट इज चाइना और पाकिस्तान की, जिनके लिए हम ये काम करते हैं। बाकी किसी से हमारे कोई लड़ाई झगड़े हैं नहीं। तो चाइना की पॉलिसी है वो नो फर्स्ट यूज है, 1964 में इनकी पॉलिसी बनी थी जब ये न्यूक्लियर स्टेट बन गए थे तब। और चाइना न्यूक्लियर वेपन्स को जस्ट पॉलिटिकल वेपन्स की तरह देखता है, डिटरेंस की फॉर्म में देखता है उसको। जबकि पाकिस्तान की पॉलिसी नो फर्स्ट यूज नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिसी जो है फर्स्ट यूज पॉलिसी है। और पाकिस्तान इन वेपन्स को किस तरीके से देखता है, टैक्टिकल वेपन्स, ऑपरेशनल वेपन्स, स्ट्रेटेजिक रोल देखता है उनका कि स्ट्रेटेजिकली हम भारी पड़े। और दूसरा कि टैक्टिकल वेपन्स में देखा जाए तो इन्होंने अभी छोटे न्यूक्लियर वेपन्स बनाना भी स्टार्ट किया था। इनकी कोई एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है जिसमें कि छोटे न्यूक्लियर वेपन्स बनाओ, और छोटे न्यूक्लियर वेपन्स को ही टैक्टिकल वेपन्स बोला जाता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो कि सीमा पे लाए जा सके। जैसे कि अभी बड़े न्यूक्लियर वेपन्स है तो उनको एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको डिप्लॉय करना पड़ता है, लेकिन बॉर्डर के पास में छोटे फॉर्म में उनको लाया जा सके और छोटी आर्टिलरी गन्स वगैरह से उनको दागा जा सके, तो उनको टैक्टिकल वेपन्स हम बोलेंगे। तो इस टाइप में वो इसको देखता है और अगेंस्ट इंडिया ही ये यूज करेगा, ये भी हम जानते हैं ये यूज करना चाहता है या डिटरेंस क्रिएट करने के लिए। या फिर दूसरा कि कन्वेंशनल जो वेपन्स हैं उस सिस्टम में, कन्वेंशनल वेपनरी सिस्टम में वी आर पावरफुल देन पाकिस्तान, तो उसमें हमारी पावर को ये स्ट्रेटेजिकली बैलेंस करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसके सामने टिकने के लिए ये न्यूक्लियर वेपन्स को रखता है फिर कि वी विल यूज
those weapons as tactical weapons also. We will use those weapons as operational weapons. हम उनको कभी भी यूज में ले सकते हैं. फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी ऑलरेडी है, तो ये इंडिया के कन्वेंशनल वेपन्स के अगेंस्ट इसको तैयार रखता है. नेक्स्ट चीजें फिर कि जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है हमारी, उसके लिए कह रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है, दैट इज ओके, लेकिन उसमें हमें पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक झेलनी पड़ेगी, तभी जाके हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज में ले पाएंगे. मतलब कि ये फर्स्ट स्ट्राइक के लिए कोई डिटरेंस क्रिएट कर रहा है, ये हम ज्यादा नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि यदि मैसिव अटैक एक बार में ही कर दिया जाए और हमारे सारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको खत्म कर दिया जाए, तो हमारे नो फर्स्ट यूज का मतलब क्या निकलेगा कि एक बार यूज ही नहीं कर पाएंगे हम उनको, तो वो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. तो इसीलिए कि ये डिटरेंस कितना क्रिएट कर रहा है, ये डिटरेंस यदि फेल नहीं होता है तो देन नो फर्स्ट यूज पॉलिसी जो कि अदरवाइज ये डिटरेंस फेल हो जाता है तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है. नेक्स्ट चीजें जो बात की इन्होंने कि हमारा जो वेपनरी सिस्टम है, न्यूक्लियर वेपनरी सिस्टम, तो वो उसकी सर्वाइबिलिटी कितनी अश्योर्ड है, ये भी एक दूसरी चीज है. तो अभी तक बहुत ज्यादा हम इस पे अश्योर नहीं है कि हमारा जो है तीनों जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो वर्क इन प्रोग्रेस इन्होंने बोला है, और हम उन पर बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं कर सकते अभी तक. तो उस कंडीशन में क्या हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए फर्स्ट यूज पॉलिसी की तरफ, इस टाइप से इन्होंने फिर क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं. तो फिर ये कहते हैं कि फर्स्ट यूज की तरफ जाना नहीं जाना वो एक अलग इशू है, वो डिबेट है. तो लेकिन इससे फर्स्ट यूज की पॉलिसी बना देने से भी चीजें चेंज हो जाएंगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. फर्स्ट यूज हम पॉलिसी बना लें तो इसका मतलब ये नहीं कि चाइना और पाकिस्तान अपने अपने हथियारों को डिप्लॉय कर लेंगे और हमें उनके बारे में पता लग जाएगा और फिर वो चीजें हम खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं या निरस्त्रीकरण की तरफ बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. यूएसए ने अपने काफी जगह न्यूक्लियर एक उनकी अम्ब्रेला है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर बहुत सारी कंट्रीज को वो रखता है. जैसे कि साउथ कोरिया उसके न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंडर है, इधर जापान है और बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके लिए उसने बना रखा है. लेकिन नॉर्थ कोरिया के बारे में अभी तक अमेरिका कुछ नहीं कर पाया है. तो ये सारी चीजें फिर इस डिबेट में कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं है कि हम फर्स्ट यूज में चले जाएं तो भी कुछ बहुत ज्यादा फायदा हो जाए. नेक्स्ट फिर उन्होंने इम्प्लीकेशंस बताए कि पॉलिसी चेंज के इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे. पॉलिसी चेंज से एक तो हमारा आर्सेनल जो है उसका साइज अपने आप ही हमें बढ़ाना पड़ जाएगा. यदि फर्स्ट यूज पॉलिसी करते हैं तो आर्सेनल का साइज धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा सभी जगह, क्योंकि डिटरेंस एक अलग चीज है और फर्स्ट यूज का डॉक्ट्राइन होने पे वो एक रेस स्टार्ट हो जाती है आर्सेनल बढ़ाने की, अपने हथियार बढ़ाने की. नेक्स्ट कि इसका जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट पोस्चर हमारा चेंज हो जाएगा. वी हैव टू डिप्लॉय इट ईच एंड एवरी टाइम एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस जहां भी हमें जरूरत है. अभी हमने डिप्लॉय कर रखा है लेकिन चुपचाप कर रखा है चीजों को, और डिप्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है अभी के का कि हमने डायरेक्ट अटैक के लिए डिप्लॉय कर रखा हो. हमने स्टोर कर रखा है चीजों को और हम फटाफट डिप्लॉय कर सकते हैं, उस टाइप का भी हमारा पोस्चर है. नेक्स्ट की अलर्ट लेवल्स ये चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट पावर्स का डेलीगेशन करना पड़ेगा कमांड एंड कंट्रोल का, क्योंकि जब फर्स्ट यूज हो गया तो कभी भी यूज की जरूरत पड़ सकती है, और इतने लंबे अपना जो एक सिस्टम होता है उसमें यदि देखा जाए तो डिसीजंस डायरेक्ट लेना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है सिविल अथॉरिटीज तक जाके डिसीजन लेना. तो अभी जो हायरार्की है उसमें मिलिट्री एंड देन सिविलियन अथॉरिटीज, तो सिविलियन अथॉरिटीज में भी फाइनली पीएम और उनकी एक जो एक कमिटी है वो ये डिसीजन लेती है. तो इस लेवल तक जाते जाते डिसीजंस ले पाना और डिसीजन क्या होगा वो एक चेंजेज आ जाते हैं. लेकिन जब डिसीजंस लेने के लिए डेलीगेशन कर दिया जाएगा पावर्स का, आई मीन टू से कि पॉलिसी चेंज होते ही डिसीजन लेने के लिए डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, तो वो एक चेंज आ जाएगा. नेक्स्ट इन सब चीजों के होने से डिटरेंस से हम न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग की तरफ चल पड़ेंगे. जब आर्मी के पास पावर आ गई डिसीजन लेने की, आर्मी ने उनको डिप्लॉय कर दिया, साइज ऑफ आर्सेनल बढ़ा दिया, तो डायरेक्टली इट शोज कि वी आर इन कंडीशन ऑफ न्यूक्लियर वॉर फाइटिंग रादर इन द कंडीशन ऑफ क्रिएटिंग डिटरेंस. तो ये सारी चीजें इसमें चेंजेज आ जाएंगे. नेक्स्ट की एक जो रेस स्टार्ट होगी, इससे यूज इट और लूज इट इस टाइप का एक सिंड्रोम है वो क्रिएट हो जाएगा. तो उससे इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, ओवरऑल पूरे ही एरिया में इनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी. इनस्टेबिलिटी बढ़ने से और एम्बिग्युइटी भी फिर बढ़ेगी चीजों को लेकर, एक सिर्फ शक के आधार पे ये सब चीजें होने लग जाएंगी
और वार्निंग, अर्ली वार्निंग भले ही हमारा कितना ही पावरफुल हो, कितना ही ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो, लेकिन वार्निंग पे लॉन्च ये सारी कंडीशंस होने लग जाएंगी। तो वो सारी सिर्फ एक पॉलिसी चेंज से इतने सारे चेंजेज होंगे। और नेक्स्ट की ये जो लाइन अभी ड्रॉन है, अच्छे से एक लाइन ड्रॉन है बिटवीन कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स के बीच में, तो ये लाइन भी ब्लर हो जाएगी यदि इसको भी नॉर्मल वेपन्स की तरह, कन्वेंशनल वेपन्स की तरह यूज में लिया जाने लगा। तो 4-5 चेंजेस ये हमने देखे। तो इस टाइप के चेंजेस पॉलिसी चेंज से आएंगे। और नेक्स्ट इन्होंने कंपैरिजन किया है कि हिरोशिमा में जो हथियार यूज में लिया गया था, न्यूक्लियर वेपन यूज में लिया गया था, अभी एमओपी यूएसए के पास है, उसका साइज और हिरोशिमा के साइज को इन्होंने कंपेयर किया है कि एमओपी लगभग 15 टन्स इतना इक्विवेलेंट है, टीएनटी इक्विवेलेंट के एक्सप्लोजिव इसमें होता है। मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर इनका, इसका नाम एमओपी का। तो ये 1000 1/1000 इतना छोटा है हिरोशिमा में जो यूज में लिया गया था उसका। तो अब ये यदि रेस स्टार्ट हो जाती है तो फिर बड़े वेपन्स भी फिर बनेंगे, उस टाइम के वेपन्स की बराबर बड़े वेपन्स बना दिए जाएं। अभी तो न्यूक्लियर डिवाइसेज हमारे पास बहुत बड़ी हैं अभी, और उस टाइप के वेपन्स यदि बनाए तो कितना ज्यादा उनसे डिस्ट्रक्शन होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट चीज इन्होंने कंपेयर की है कि टैक्टिकल वेपन्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स, वो भले ही छोटे हों लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत लार्ज हो सकता है, और एक न्यूक्लियर जो रेडिएशन फैलेगा वो इसका रेडिएशंस भी बहुत लंबे समय तक और लंबी दूरी पे फैलता है, तो वो बड़ा बड़ा डिस्ट्रक्शन वो करेंगे और लॉन्ग लास्टिंग उनके इफेक्ट्स होते हैं। तो वो सारी चीजें हैं। और नेक्स्ट की वेपन डिजाइनर्स जो है अभी काम कर रहे हैं डायला यील्ड सिस्टम, इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई वो नहीं है। तो ये जब तक नहीं आता है तब तक ये जो डिवाइड लाइन है बिटवीन दोज 2 वेपन्स, वो इंडिविजुअल वो प्रॉपर डिवाइड करती रहे और एक ब्लर ना हो वो लाइन, वो जरूरी है। फिर उन्होंने पाकिस्तान से कंपैरिजन किया है कि हमारा डिफरेंस क्या है पाकिस्तान से। फर्स्ट तो उन्होंने ये कहा है कि न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वहाँ पाकिस्तान में मिलिट्री के कंट्रोल में, जबकि हमारे यहाँ पे सिविलियन अथॉरिटीज के कंट्रोल में है। नेक्स्ट उन्होंने बात की है कि मिलिट्री मेंटेलिटी क्या होती है। मिलिट्री मेंटेलिटी होती है कि हथियार जो अपने पास है उसको यूज में लो, ना कि उसको सजा के धर के रखा जाए डिटरेंस क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा और उनका बड़ा डिफरेंस है। ये हमारी सिविलियन मेंटेलिटी हुई जो यूज नहीं लेना चाहते, वहाँ मिलिट्री मेंटेलिटी है। तो दो डिफरेंस ये हो गए। सो इसमें इन्होंने कहा कि डिटरेंस क्या है। डिटरेंस है टेक्निकल कैपेबिलिटीज और पॉलिटिकल विल का प्रोडक्ट है। अब लेकिन पाकिस्तान के साथ हम देखें तो पाकिस्तान में हमें किससे डील करना है, किसके खिलाफ हमें डिटरेंस क्रिएट करना है, वहाँ पे ये पावर तो सारी मिलिट्री के हाथ में है और सिविलियन अथॉरिटीज भी वहाँ पे। तो किस टाइप से वहाँ डिटरेंस क्रिएट किया जाए, तो वो एक बड़ा मुद्दा है। अब इसमें उन्होंने इजराइल का एग्जाम्पल दिया है। फिर आगे इन्होंने फाइनली जो कंक्लूड किया है वो इस तरीके से किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर पॉलिसी जो है, तो न्यूक्लियर पॉलिसी को चेंज करना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन साथ ही हमें न्यूक्लियर पॉलिसी में सिर्फ वर्ड्स में चेंजेस करना कि कुछ फर्स्ट यूज से नो फर्स्ट यूज से फर्स्ट यूज आप कर दो, तो सिर्फ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स को चेंज कर देना ये ठीक सोल्यूशन नहीं है। हमें जो करना चाहिए वो, हमें क्या जरूरत है कि हम रेगुलरली हमारी पॉलिसी को विजिट करें, हमारी पॉलिसी को जब जरूरत पड़े चेंज करें। ऐसा नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, उसे पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, लेकिन उसको इस तरीके से किया जाए कि रियल मायनों में, रियल अर्थ में हम डिटरेंस क्रिएट कर पाएं और सेफ गार्ड इंडिया की सिक्योरिटी के लिए क्रिएट कर पाएं। तो हमारा डिटरेंस फेल ना हो, उस तरीके की चीजें हमें करनी चाहिए। और एक एनवायरनमेंट इस तरीके का बने कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से और चेंजेस से, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के चेंजेस से, कि कोई भी हमारे खिलाफ यूज में ना ले पाए और हमारा डिटरेंस प्रॉपर तरीके से चले। उन सारी चीजों की जरूरत है बजाय कि सिर्फ शब्दों में चेंज करने के। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल अगेन माओस से रिलेटेड है, बहुत हम देख चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में कई आर्टिकल्स पहले भी हमने देखे हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, ये बांग्लादेश में 1668 हमारे जो इंडियन आर्मी के मार्टायर्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। 1971 में जो बांग्लादेश को अलग किया गया था, फ्री करवाया था इंडियन आर्मी ने उनके लिए। तो 1971 का वॉर जो है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, जैसे कि हम सिंस इंडिपेंडेंस
सिलेबस में, हमारे हिस्ट्री का सिलेबस में नया जुड़ा है 2013 से। तो उसमें 1965 में जिससे ताशकंद समझौता हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो ऐसे ही कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। तो 71 के वॉर से रिलेटेड जैसे एक दो तो स्पेशल आर्मी बनाई गई थी, कुछ वाहिनी करके थी, मैं नाम भूल गया हूँ अभी। तो ऐसे करके 2-3 आर्मीज बनी थी, स्पेशल फोर्सेज बनी थी। उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, क्या समझौते हुए थे, इंदिरा गांधी ने क्या डिसीजंस लिए थे, और पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों को हमने बंदी बना लिया था, फिर उनको छोड़ा था। तो क्या क्या समझौते हुए, किस तरीके से क्या हुआ है, ये एक बार उसमें देख लेंगे सिंस इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट आर्टिकल, ये सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स पे बैन लगा दिया है, सेल पे। तो ये पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था, उससे रिलेटेड है। सीवियर कंडीशन में पहुंच गया था हमारा इंडेक्स, बैन लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सिर्फ यहाँ पे बैन लगा देना इनफ नहीं है, बाकी सब काम भी किए जाने चाहिए, और ये एक अच्छा स्टेप है। तो बस एक फोल्डर पॉइंट के तौर पे कहीं आता है पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो इसमें ये लिख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेप उठाया है। सो ओके दोस्तों, आज इतने ही आर्टिकल्स हैं काम के। थैंक यू वेरी मच।